स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का श्री वेदांत एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं सौरभ नामदेव एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए आज मैं आपके सामने हूं। तो सबसे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण चीज सेशन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, श्री वेदांत एकेडमी की ओर से जो पाठक सर के दिशा निर्देशन में लगातार और बेहतर काम कर रही है, 27 नवंबर से सुपर 80 बैच की स्टार्टिंग है। इस बैच का मेन फोकस जो है वो पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करके जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट होंगे उन पे स्टूडेंट को बेहतर समझ और बेहतर अप्रोच डेवलप करानी है। तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और निश्चित रूप में डेट जरूर याद रखें, 27 नवंबर। इसी बीच एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो अभी कुछ समय बाद होने वाली है 23 पे, कई स्टूडेंट के मन में ये होगा कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसी प्रिपरेशन करें, थोड़ा सा फियर होगा, कुछ लोग एक्साइटेड होंगे, एग्जाम आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बहुत सारे असमंजस की स्थितियां आपके माइंडसेट में चल रही होंगी। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, प्रिपरेशन कैसी हो, ये सारे सवालों का जवाब वही देंगे जो कभी हमारे और आपके जैसे एस्पिरेंट थे। मतलब पूर्वा मंडलोई और मनीष धनगर, ये दो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट से ही दरअसल में पढ़कर निकले पाठक सर के गाइडेंस में, इनके जरिए ही एक सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें ये खुद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि किस तरीके से एमपीपीसीएस को हम क्रैक कर सकते हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये फुल ऑन डिस्कशन होगा और ये डेट भी है 27 नवंबर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेमिनार को अटेंड करें और निश्चित रूप में टॉपर्स क्या कहना चाहते हैं या टॉपर्स टॉक में किस तरह की उनकी अप्रोच थी, किस तरह का उन्होंने एक बेस बनाया जो स्टार्टिंग में फाउंडेशन था, बाद में उनकी नींव काफी स्ट्रांग हुई और देन फिर उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और देन इंटरव्यू क्रैक करके पोस्ट ली। तो स्वागत है आपका इस स्पेशल इनविटेशन में जिसमें हाउ टू क्रैक एमपीपीएससी 2023। निश्चित रूप में आप लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं। ज्यादा से ज्यादातर लोग जो भी क्वेरीज हैं उसके साथ में आप आएं और किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, न केवल इस प्रीलिम्स के लिए बल्कि आने वाली प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आप सिलेक्टेड स्टूडेंट से खुद ही बात करें और उनसे जानें कि किस तरह की आप अप्रोच अपनाएंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मेरे को आपसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेनी है कि कुछ समय बाद आप देखेंगे कि एमपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स जो है वो कंफर्म हो चुका है और डेट भी आपके सामने आ चुकी है। बहुत सारे कंफ्यूजन है स्टूडेंट को कि प्रीलिम्स में एक यूनिट 7, शायद आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं यूनिट 7, हालांकि मैं भी पढ़ाता हूँ यूनिट 7, साइंस एंड टेक है इसमें, हालांकि ये प्रीलिम्स के लेवल पे मैं भी बात कर रहा हूँ। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यूनिट 7 जिसमें साइंस एंड टेक है, बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए एट लास्ट टाइम पे, और न केवल लास्ट टाइम पे बल्कि स्टार्टिंग में। एक ये ओवरव्यू आप देख रहे हैं जिसमें अगर आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो तो मैं आपकी मदद भी करता चलता हूं। 2016 में 10 क्वेश्चन आए थे साइंस एंड टेक से, 2017 में 15 क्वेश्चन आए हैं, 18 में 2 क्वेश्चन आए हैं, फिर 19 में 6, 20 में 5, 21 में 4 और इस तरह से 22 में टोटल 4 क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि अगर इसी सिनेरियो को आप बहुत अच्छे से देखें जिसके अंतर्गत साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 के जो क्वेश्चन है आप खुद देखिए, ये स्टार्टिंग में काफी आते थे, 16, 17 में इनका रेशियो बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया निश्चित रूप में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते गए। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इस चार्ट को यदि आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो इसमें हमेशा आपको बायो सेगमेंट बहुत स्ट्रांग मिलेगा। बायो से, जीव विज्ञान से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो भी बल्क में। जैसे 22 में 4 क्वेश्चन आए साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, उसमें से आप खुद देखिए बायो से 3 क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन फिजिक्स से है। इसी तरह से 21 में 4 क्वेश्चन आए हैं साइंस से, उसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो बायो से हैं, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। मतलब यदि आप इसे देखें तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, यूनिट 7 में फिजिक्स और केमिस्ट्री इन पे ज्यादा फोकस ना करके आप बायो पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं एवरी ईयर बायो के क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड हमेशा ही मेंटेन रहा है और एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो आए ही आए हैं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो इनके क्वेश्चनों का वेटेज पीसीएस में बहुत कम है। तो जो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न को उन्होंने समझा ही नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है, या पीसीएस प्रीलिम्स की डिमांड ही नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर। अभी तक हमको इस चार्ट से तो ये पता चलता है। तो इसलिए आप एस्पिरेंट होने के नाते, और मैं एक टीचर हूं जिसने इस सब्जेक्ट को काफी लंबे समय से देखा, इनके क्वेश्चनों को एनालाइज किया, तो मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बायो टारगेट करें। और बायो में भी किसे टारगेट करें, ध्यान से सुनेंगे तो प्रीलिम्स में सबसे पहले आप बायो टारगेट कीजिए। बायो में हमेशा न्यूट्रिशन से क्वेश्चन बनते हैं, पोषण से क्वेश्चन बनता ही बनता है एक, दूसरा क्वेश्चन डिसीज से बनता ही बनता है, और फिर तीसरा जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन सिस्टम से, मानव शरीर संरचना से बनता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि मानव शरीर संरचना के लिए, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए आपको पूरे सिस्टम पढ़ने होंगे। इससे बेहतर है आप न्यूट्रिशन और डिसीज का चैप्टर यदि कंफर्म कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि आपके 2 मार्क्स जो हैं वो एकदम सेफ हैं। तो मैं भी यही बोलूंगा कि जब भी आप साइंस स्टार्ट करें तो पोषण चैप्टर जो बायोलॉजी में है उसी से आप अपने चैप्टर को शुरू करें। थोड़ी सी एक और चीज देख लेते हैं, यूनिट 9 जो है जिसमें कंप्यूटर ऐड किया गया है नए सिलेबस में, तो उसमें भी यदि आप क्वेश्चनों का पैटर्न देखें तो 16 में 7 क्वेश्चन थे, 17 में 7, 18 में 9, 19 में 10, फिर 20 में 6, 21 में 6, 22 में 8 क्वेश्चंस। मतलब यूनिट 9 का अच्छा खासा वेटेज है, आप खुद देख सकते हैं। यूनिट 9 में क्वेश्चनों का पैटर्न काफी टिपिकल रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहते, इसलिए आपको यूनिट 9 बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। पढ़ेंगे कहाँ से, अभी तो एटलीस्ट आप ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, जो भी यूनिट 9 के कंप्यूटर में जो मिलते हैं वो आप देख लीजिए, जैसे आईसीटी यूनिट में किया। इसके अलावा अगर हम साइंस टेक की बात करें तो टेक्नोलॉजी में एमपीपीएससी ने हमेशा टारगेट रखा है स्पेस टेक्नोलॉजी को। क्यों? क्योंकि इसरो का अचीवमेंट आपने देखा होगा कि लगभग 16 के बाद से, या हम 13 को भी काउंट कर लें मिशन मंगलम से, है ना, जो कि मिशन मंगलयान 13 में हुआ था, उसके बाद से इसरो के हमेशा एडवांटेज पॉजिटिव ही मिलते चले आ रहे हैं। तो एमपीपीएससी ने भी हमेशा इसरो से या उसके सेगमेंट से क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आए हुए हैं। मेरा कहना यह है, अगर आप यूनिट 7 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूनिट 7 की प्रिपरेशन में सबसे पहले आप बायो को टारगेट करें, देन उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री पर जाएं, और अगर आप यूनिट 9 की बात करते हैं तो यूनिट 9 जिसमें आईसीटी है, सूचना और संचार है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इस समय थ्योरी पढ़ने का नहीं है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकें उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि थ्योरी के लिए टाइम जो है वो निकल चुका है। अब तो सीधे 4 ऑप्शंस में से जो राइट होगा उसी को आपने टिक करना है। तो चलिए, आपकी समस्या का सोल्यूशन आज हम कर देते हैं पूरी तरह से। न्यूट्रिशन चैप्टर में जो मैं आज पढ़ाऊंगा, जो चीजें आपको बताऊंगा, आपने अगर यही चीजें कवर कर ली तो आप बिलीव करिए ईच एंड एवरी ईयर की पीसीएस में आप यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म पाएंगे। ये पूरा चैप्टर न्यूट्रिशन का, पोषण का जो चैप्टर है, इसी को मैंने पूरा का पूरा चैप्टर जो है कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट में कंसाइज कर दिया है। आप एस्पिरेंट हैं तो चूंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, आपके रिस्पेक्टेबल टीचर ने इस चैप्टर की गहरी समझ आपको दी होगी,
देखते हैं कि वो समझ और निश्चित रूप में आपके क्वेश्चन का पैटर्न किस हद तक मैचअप आता है। मतलब ये आपके टेस्ट की थोड़ी सी दरअसल में टाइमिंग होगी, जिसमें आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको उन 4 ऑप्शंस को टिक करना है, जो राइट होगा उसे ही जनरली हम टिक करेंगे, है ना। और जैसे ही आप उस राइट आंसर को टिक करेंगे तो उसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शन होंगे, क्या उनसे भी कोई काम की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं? तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 7 में एमपीपीएससी प्रीलिम्स ने सबसे ज्यादा वेटेज जिसको दिया है निश्चित रूप में वो बायो है। तो बायो के पहले सेगमेंट न्यूट्रिशन से या पोषण से चलिए करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने। क्वेश्चन है, अंकुरित अनाज में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? जो स्प्राउट्स होते हैं, जो जर्मिनेटेड ग्रेन्स होते हैं या जर्मिनेटेड फूड होते हैं, उनमें उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट या कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप लोग चूंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपका मीडियम जो भी हो, मैं दोनों लेवल पे आपको चीजें बताता चलूंगा, आप फटाक से आंसर क्लियर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर भी बताऊंगा और उससे संबंधित आंसर के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है बाकी के 3 ऑप्शंस में से, उनको भी बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि स्प्राउट्स में या जर्मिनेटेड ग्रेन्स में कौन सी शुगर या कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? आंसर कीजिए। जो आंसर आप टिक करेंगे या जिस आंसर को आप सिलेक्ट करेंगे वो आंसर राइट है कि नहीं, उसका कंफर्मेशन कॉल मैं हमेशा रेड आंसर के फॉर्म में दूंगा। मतलब जब भी आप राइट के रूप में देखेंगे किसी भी आंसर को, मतलब वही होगा राइट आंसर। तो अंकुरित अनाज में याद रखेंगे ये चीज आप लोग कि अंकुरित अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है? माल्टोज शर्करा पाई जाती है, और माल्टोज शर्करा को ही कहते हैं माल्ट शुगर। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है। डायबिटीज के पेशेंट को स्टार्ची फूड की बजाय माल्टोज मतलब जर्मिनेटेड ग्रेन्स या जर्मिनेटेड जो फूड होता है या जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं वो दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी राइट आंसर। अब इसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं, स्टार्च, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो अनाज होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, उनमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? आंसर है स्टार्च। तो जितने भी अन्न होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, उन सभी में स्टार्च की बहुत अधिक मात्रा होती है। और यदि मैं बात करूं कि सभी अनाजों में, सभी ग्रेन्स में मैक्सिमम स्टार्च होता है मक्का में, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है या दूसरा जो पॉइंट है वो है सुक्रोज। सुक्रोज गन्ने के रस में पाई जाने वाली शर्करा होती है, इसलिए सुक्रोज को हम कहते हैं ईख शर्करा। मतलब सुक्रोज के लिए वर्ड यूज किया जाता है कीन शुगर। इसी तरह से जो ग्लूकोज होता है इसको रक्त शर्करा भी कहते हैं। रक्त में पाया जाने वाला ग्लूकोज रक्त शर्करा होता है और इसको कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं। तो ये आप 2 चीजें याद रखिएगा कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, ग्लूकोज को, रक्त शर्करा किसे कहते हैं, ग्लूकोज को मतलब ब्लड शुगर, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12, उसमें कार्बन का नंबर कितना होता है? 6, इसलिए ग्लूकोज को हेक्सोज शुगर भी बोलते हैं। तो लीजिए, स्प्राउट्स में माल्टोज शुगर होती है और इसके अलावा जो ये 3 ऑप्शन जो हैं, इनसे भी आपने क्वेश्चनों को देखा। इसी पैटर्न पे, इसी अप्रोच पे हम आगे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को एकदम सही सही कंफर्म करते हैं। तो क्वेश्चन है, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं?
कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपके फेस पे रिंकल्स और फ्रिंकल्स को डिस्ट्रॉय करता है या पूरी तरह से समाप्त करता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। निश्चित रूप में आपने ऑप्शन सही क्लिक कर लिया होगा। अब आप देख लीजिए ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा जो वर्डिंग चेंज हुई है, जरा मैं उसको कंफर्म कर दूं। ब्यूटी विटामिन कहते हैं टेकोफेरॉल को, और टेकोफेरॉल या कई बुकों में उसका नाम टोकोफेरॉल है, ये है विटामिन ई। सो विटामिन ई मतलब टेकोफेरॉल इज द राइट आंसर। अब यदि मैं बात करूं कि ब्यूटी विटामिन के अलावा भी विटामिन ई को और किस नाम से जानते हैं, तो प्रति नपुंसकता विटामिन भी बोलते हैं। तो प्रति नपुंसकता विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे बोलते हैं? याद रखेंगे विटामिन ई को बोलते हैं। इसके जस्ट बाद जो बाकी के ऑप्शन बचते हैं, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन कहते हैं विटामिन के को। लास्ट टाइम एमपीपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा था, एंटी हीमोरेजिक विटामिन किसे कहते हैं? रक्त स्त्राव रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो रक्त स्त्राव रोधी विटामिन का मतलब होता है रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, और कैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन डी जो है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा के। और विटामिन डी जो है वो हार्मोन के जैसा व्यवहार करता है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कंसीडर किया जाता है। और लास्ट में है विटामिन सी, और विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। विटामिन सी साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। लास्ट टाइम पीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि एंटी स्कर्वी विटामिन किसे कहते हैं? स्कर्वी इसी की कमी से होता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो आप याद रखिएगा। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? सो वाउंड हीलिंग में जो विटामिन नेसेसरी है, जिसकी मस्ट नीड है, आंसर है विटामिन सी। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, विच विटामिन एब्सेंट इन मीट या विच विटामिन एब्सेंट इन पोर्क। तो याद रखेंगे मांस में अनुपस्थित जो विटामिन है वो विटामिन सी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल। ब्यूटी विटामिन के साथ साथ में इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या प्रति नपुंसकता विटामिन भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भोजन की कैटेगरी में किसके ऑक्सीडेशन से मैक्सिमम एनर्जी जनरेट होती है? तो यदि हम फूड को देखें तो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, तो किसके ऑक्सीडेशन से मैक्सिमम एनर्जी जनरेट होती है? सो द राइट आंसर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप में से ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को क्लियर भी कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को जो रियल आंसर है वो कुछ ऐसा है, यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसको बर्न कराते हैं, मतलब इग्नीट कराते हैं, तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है। यदि हम 1 ग्राम प्रोटीन का सोर्स लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो 5.2 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन यदि हम 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण कराते हैं, 1 ग्राम फैट को यदि हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है। मतलब फूड की कैटेगरी में फैट के ऑक्सीडेशन से मैक्सिमम एनर्जी जनरेट होती है। और सबसे लास्ट में जो लिखा है, विटामिन गिव्स यू नो एनर्जी, मतलब विटामिनों के सेवन से हमको किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि एनर्जी देने का काम या ऊर्जा देने का काम सबसे पहले किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ एकदम क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है,
मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए विच मिनरल्स आर नेसेसरी। हमारी मांसपेशियां, जिनको हम मसल्स कहते हैं, जिनको हम पेशियां कहते हैं, उनका एक ही काम है। पहला फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड फंक्शन है रिलैक्सेशन। तो मसल्स के काम करने के लिए, मतलब उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए कौन सी खनिज या कौन से मिनरल की मस्ट नीड होती है, तभी मसल्स अपना काम बेहतर तरीके से कर पाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सोडियम। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, याद रखेंगे, 639। और यदि 639 आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको जो ऑप्शन टिक करने को मिलेगा वो होगा 656। तो पहली चीज ये कि मांसपेशियां जो हैं उनका नंबर हमारे बॉडी में कितना है। मांसपेशियों की स्टडी को मायोलॉजी भी कहते हैं, मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। अब मांसपेशियों का काम होता है, तो पहला काम होता है संकुचन, दूसरा काम होता है शिथिलन। तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए एक्टिन प्रोटीन उत्तरदायी होती है, क्योंकि एक्टिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है। और रिलैक्सेशन के लिए मायोसिन प्रोटीन या मायोग्लोबिन प्रोटीन उत्तरदायी होती है। तो ये अलग से कुछ क्वेश्चन बन गए, इनको आपको याद रखना है कि मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन, और यही संकुचन और शिथिलन वो वर्क देती हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मांसपेशियों में शिथिलन और संकुचन के लिए प्रोटीन नहीं पूछा है, यहाँ क्या चीज पूछा है, खनिज या मिनरल, तो फिर आंसर हो जाएगा सोडियम। याद करिए, गर्मी के टाइम पे आपके शरीर से जब वाटर लॉस होता है तो बहुत अधिक मात्रा में सोडियम भी निकल जाता है, और सोडियम निकल जाने के कारण फिर जब आप ORS यूज करते हैं तो फिर कुछ समय बाद आपके मसल्स फिर से एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि ORS, जिसका नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट भी कहते हैं, उसमें भी मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, सोडियम होता है। अगला जो है पॉइंट, इनको आप अच्छे से समझिएगा कि मांसपेशियों के संकुचन शिथिलन के लिए जो खनिज आवश्यक है, सोडियम राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं कि बाकी के 3 ऑप्शन से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो हार्ट होता है ये भी कार्डियक मसल्स से मिलकर बनता है, और आपका हार्ट जो कार्डियक मसल्स से मिलकर बनता है, जिनको हिंदी में कहते हैं हृदयक पेशियां। तो हार्ट की जो कार्डियक मसल्स होती हैं या हृदय की जो हृदयक पेशियां होती हैं, ये भी लगातार संकुचित और शिथिलित होती रहती हैं, जिसको एक वर्ड में आप बोलते हो पंप करती होती हैं। हार्ट का फंक्शन पंप करना है, वो असल में हार्ट की मसल्स का फंक्शन है पंपिंग करना। तो हार्ट के मसल्स के फंक्शनिंग के लिए या हार्ट की मसल्स के पंपिंग के लिए पोटेशियम खनिज बहुत आवश्यक होता है। और कई बार जब हार्ट धीरे 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 पंप करता है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, किस चीज की एडवाइस करते हैं, एप्पल की। एप्पल का मतलब होता है सेब, तो सेब खाने से भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलता है, और यही पोटेशियम हार्ट की फंक्शनिंग को फिर ठीक कर देता है। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे कि पोटेशियम के जरिए हार्ट और हार्ट मसल्स की एक्टिविटी को सही किया जाता है। अगली चीज होती है फास्फोरस। फास्फोरस का एक अणु फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर बनता है। वही फास्फोरस शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता को मेंटेन करता है। जैसे आपके ब्लड का पीएच है 7.4, आप थोड़ी मात्रा में यदि एसिड लेते हैं, थोड़ी मात्रा में यदि आप बेस लेते हैं, तो ऐसा कौन सा मिनरल है जो आपके ब्लड के अंदर एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करके रखता है। मतलब आपके ब्लड के पीएच को 7.4 बफर विलयन बनाए रखने में फास्फोरस का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे कि फास्फोरस हमारे बॉडी की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करके रखता है। यहां पर ये वर्ड है नियंत्रित करके रखता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने कभी ना कभी इंसुलिन के बारे में जरूर सुना होगा। इंसुलिन वो चीज है जो एक हार्मोन है, अग्नाशय के बीटा सेल्स से निकलता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग होता है, और यही डायबिटीज मेलिटस रोग जो इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जिंक। छत्तीसगढ़ पीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन कि इंसुलिन धातु में, इंसुलिन हार्मोन के अंदर कौन सी धातु उपस्थित होती है? जिंक। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कठिन तो नहीं बोलूंगा, इसमें आपको यदि रियलिटी पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए मैं भी आपके साथ साथ में मदद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फॉल्स स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। ह्यूमन में स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है अल्फा केराटिन। क्या ये पॉइंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर आप ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस के जो बाल होते हैं, याद रखेंगे, मतलब हेयर, जो स्किन होती है मतलब त्वचा, और जो नाखून होते हैं मतलब नेल्स, इसी को हम बोल सकते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम, बाह्य कंकाल तंत्र। तो हम ह्यूमंस के जो हेयर हैं, जो स्किन है, जो नेल्स हैं, मतलब एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम मेड अप ऑफ अल्फा केराटिन प्रोटीन। तो पहला जो है वो राइट आंसर है। दूसरी चीज, मिल्क का येलोइश कलर जो है वो एक प्रोटीन की वजह से होता है जिसका नाम है कैरोटिन प्रोटीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसका पीला रंग एक प्रोटीन की वजह से होता है जिसका नाम है कैरोटिन, और दूध का पीला रंग जो है वो एक विटामिन की वजह से भी होता है जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। तो याद रखेंगे, यहां दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि स्लाइटली येलोइश कलर ऑफ मिल्क, दूध का पीला रंग के लिए एक प्रोटीन भी रिस्पॉन्सिबल है, नाम है कैरोटिन। 80% ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, और 20% एक विटामिन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। मतलब सेकंड ऑप्शन भी राइट है। किडनी फेल हो जाने का मतलब होता है कि एक टॉक्सिक विषैली प्रोटीन किडनी में आ जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, उसी को कहते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत घातक प्रोटीन होती है, रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है, और रक्त के प्लाज्मा में से निकलकर यदि ये प्रोटीन कभी किडनी में डिपॉजिट होने लगे तो फिर किडनी को यूरिन फॉर्मेशन नहीं करने देगी, फिर किडनी को प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जैसा फंक्शन नहीं करने देगी, मतलब किडनी फेल होगी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण। जी हां, बिल्कुल सही है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जो चौथा पॉइंट है यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। मतलब सबसे मीठी शर्करा गन्ने के रस वाली सुक्रोज या केन शुगर नहीं होती है। सबसे मीठी शर्करा प्राकृतिक वर्ग में यदि हम देखें, याद रखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे मीठी शर्करा की या सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक वर्ग में नेचुरल वे में यदि हम देखें तो वो होता है फ्रक्टोज, जिसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं, जो सभी फ्रूट्स में पाया जाता है। लेकिन यदि आर्टिफिशियल की बात करूं, मैं कृत्रिम शुगर की बात करूं, आर्टिफिशियल शुगर की बात करूं, तो फिर इसमें लिस्ट बड़ी लंबी है। एलिटेम, नियोटेम, एस्पार्टेम। तो एलिटेम, नियोटेम और ये एस्पार्टेम आर्टिफिशियल कैटेगरी में जो ये शुगर हैं तीन, ये फ्रक्टोज से भी ज्यादा मीठी है। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो तो सबसे मीठी शर्करा प्राकृतिक वर्ग में, याद रखेंगे, सुक्रोज नहीं होती, कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। और यही फ्रक्टोज फल शर्करा कहलाती है, फ्रूट शुगर कहलाती है, जिसकी वजह से फल आपको खाने में मीठे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है।
आराम से पढ़ के जवाब दीजिएगा। हालांकि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा आंसर आपने टिक कर दिया होगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। अब इसमें कंफ्यूजन आपको 20 और 22 में हो रही है, मुझे मालूम है। दरअसल में क्या हुआ है कि मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20, लेकिन 2 अमीनो एसिड अभी रिसेंटली में खोजे गए हैं, लेकिन ऑफिशियली गाइडलाइन के हिसाब से वो एड ऑन नहीं हुए हैं, न्यू डिस्कवर्ड हैं, उनको भी मान्यता नहीं दी गई। तो कभी भी अगर आप नेट पे भी चेक करेंगे और एमपीपीएससी की गाइडलाइन में भी देखेंगे तो मानव शरीर में अमीनो एसिड की संख्या 20 होती है, यही आप याद रखेंगे। 22 ऑप्शन होगा, इसके बाद भी 20 ऑप्शन को, मतलब 20 वाले ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। याद रहेगी ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? सेलुलर फ्यूल किसे कहते हैं? तो सेलुलर फ्यूल किसे कहते हैं तो ध्यान से समझिएगा। यहां सेलुलर फ्यूल का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ इशारा। तो आपने कभी ना कभी तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक रिएक्शन काफी कॉमन सुनी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में ये चीज पहुंचती है, ग्लूकोज पहुंचती है, ऑक्सीजन से कंबाइन होती है, एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में CO2 एंड वाटर फॉर्म होता है, और साथ ही साथ बनती है मेन चीज जिसको हम कहते हैं 38 ATP, मतलब 38 ATP मतलब 673 किलो कैलोरी, और यही होती है एनर्जी, यही होती है ऊर्जा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। शायद यही स्टेटमेंट पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहलवाता है, या पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ईंधन घर या कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो चीज ऑक्सीजन से बर्न होकर एनर्जी देगी, याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन से बर्न होकर जो चीज एनर्जी देगी तो वही तो कहलाता है ईंधन, वही तो कहलाता है फ्यूल। और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के इनसाइड में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होता है, इसलिए वर्डिंग हम यूज करते हैं सेलुलर फ्यूल। तो सेलुलर फ्यूल या कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। मतलब इसमें बी जो है वो राइट आंसर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये रिएक्शन है जिसके जरिए आपको एनर्जी मिलती है, ये होती है ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कभी भी लाइफ में आपसे कोई अब पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से या ग्लूकोज की बर्निंग से हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन अब आप याद रखेंगे, जिस प्रोसेस के थ्रू ये रिएक्शन परफॉर्म होती है या ये रिएक्शन जो कहलाती है, यही रिएक्शन कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो दैट इज व्हाई द रीजन कि ग्लूकोज ब्रेक होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप खुद देखिए, ग्लूकोज राइट आंसर होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब बाकी जो हैं इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? तो मनुष्य के द्वारा खाया क्या चीज जाता है? तो मनुष्य के द्वारा यदि कभी ह्यूमन खाना खाने बैठता है तो चपाती और राइस, इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। और आपको भी पता है कि चपाती मतलब व्हीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ स्टार्च। तो मनुष्य किसका पाचन करता है या मनुष्य क्या चीज खाता है? स्टार्च खाता है। स्टार्च का पाचन मुख में टाइलिन एंजाइम करता है और अग्नाशय में एमाइलेज एंजाइम जो होता है, ये स्टार्च का पाचन करते हैं। ये भी क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। सेलुलोज जो होता है जानवरों के द्वारा खाया जाने वाला पदार्थ है। जैसे आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं वो चारा खाते हैं,
तो दरअसल में यह जानवर जो घास खाते हैं, तो जो घास है या मतलब ग्रास है और जो चारा है, यही तो दरअसल में सेलुलोज कहलाता है। और प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, प्रकृति में मतलब नेचर में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलुलोज ही कहलाता है। इस तरह से कवकों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है? तो आपने कभी न कभी कवकों के बारे में मतलब फंगस के बारे में सुना होगा, यीस्ट और मशरूम। तो यीस्ट और मशरूम ये सेलुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। हालांकि मशरूम मल्टी सेलुलर है, यीस्ट यूनिसेलुलर है। यीस्ट का यदि आप कभी डायग्राम बनाएंगे तो यीस्ट का ऐसा डायग्राम बनता है। यीस्ट की सबसे आउटर वॉल सेल वॉल कहलाती है, और यीस्ट मतलब फंगस की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। ये वही काइटिन है जिससे ऑर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन सिस्टम फॉर्म होता है। मतलब कॉकरोच वगैरह जो है, इनके बॉडी का सबसे ऊपरी लेयर किससे फॉर्म होती है? काइटिन से। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेबल शुगर किसे कहते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि आप में से ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को क्लियर भी कर लेंगे। अब जो चीजें मुझे बतानी है, पहले तो आप सुन लीजिए कि टेबल शुगर किसको कहते हैं भाई। तो टेबल शुगर कहते हैं सबसे पहले चीनी को, और चीनी को ही बोलते हैं सुक्रोज। और चीनी को सुक्रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि चीनी जो है वो किससे प्राप्त होती है? गन्ने से प्राप्त होती है, शुगर केन से प्राप्त होती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि गन्ने में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। तो गन्ने से ही चीनी बनती है, तो इसलिए चीनी को भी सुक्रोज कहते हैं। और डाइनिंग टेबल में बैठकर जिस कार्बोहाइड्रेट की डिमांड हम सबसे ज्यादा करते हैं वो निश्चित रूप में चीनी ही होती है। इसी वजह से चीनी के लिए वर्ड देखिए क्या यूज किया गया, टेबल शुगर। ये क्वेश्चन इसीलिए आना स्टार्ट हुआ टेबल शुगर, क्योंकि आज से 10 इयर्स बैक या बहुत समय पहले एक क्वेश्चन काफी चलता था कि NaCl जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, इसी को बोलते थे टेबल सॉल्ट। तो डाइनिंग टेबल पर बैठ के जिस सॉल्ट का सबसे ज्यादा आदान प्रदान किया जाता था वो NaCl था। तो NaCl को यदि हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, तो फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर जिस कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा आदान प्रदान होगा, निश्चित रूप में वो होगी टेबल शुगर, चीनी बोलेंगे हम उसे। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां बता दूं अलग से, जब चीनी मिलों में होती है तो वो अशुद्ध चीनी होती है, इम्प्योर चीनी होती है। और हमारे घरों में जो व्हाइट कलर होता है, तो हमारे घरों में जो सफेद चीनी होती है, व्हाइट कलर जो होता है, वो शुद्ध होती है। तो थोड़ा सा मैं एक चीज आपको अलग से बता रहा हूं कि व्हाइट कलर की यदि चीनी है तो वो प्योर होती है, और अशुद्ध चीनी हमेशा कलरफुल होती है। ये बात आप याद रखेंगे। तो अशुद्ध चीनी हमेशा कैसी होती है? कलरफुल, मतलब रंग युक्त होती है। तो आप याद करिए, आपके घरों में प्योर चीनी आती है, व्हाइट। चीनी का प्यूरिफिकेशन करते होंगे। जी हाँ, चीनी का प्यूरिफिकेशन किया जाता है अस्थि चारकोल के जरिए या बोन चारकोल। तो अस्थि चारकोल की हेल्प से चीनी का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। थोड़ा सा याद रखेंगे ये चीज आप अलग से। चाय की पत्ती, ऑलरेडी आपको पता है कि चाय की पत्ती जिसमें थिन होता है, और अदरक जो है वो जड़ नहीं है, अदरक तना है, और तने में भी भूमिगत तना है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो अदरक है, मतलब जो जिंजर है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है। और अंडरग्राउंड स्टेम में एक कैटेगरी होती है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकंद, इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। मतलब अदरक जो है वो एक तना है, एक स्टेम है। स्टेम में भी अंडरग्राउंड स्टेम है, और अंडरग्राउंड स्टेम के जिस डिवीजन में काउंट होता है अदरक मतलब जिंजर, साथ ही साथ में हल्दी भी, वो राइजोम कहलाता है। तो ये थोड़ा सी चीजें आपको ध्यान रखनी है।
घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, मतलब वाउंड हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि जो विटामिन सी होता है। अच्छा, कई लोगों को लगता है विटामिन के ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। मतलब अगर कभी आपको चोट लग जाए तो चोट लग जाएगी तो उस जगह से ब्लीडिंग होगी तो फिर कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली ब्लड स्टॉप हो जाएगा। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के, जिसको हम कहते हैं नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन आर द नेसेसरी। बट यदि कभी आपको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वाउंड होगा, घाव होगा आपको, उसको यदि जल्दी भरना है तो डॉक्टर जो भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे साथ में आप विटामिन सी लेंगे तो इजीली वाउंड हीलिंग हो जाएगी या इजीली आप रिकवर हो जाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि घाव भरने के लिए, वाउंड हीलिंग के लिए फर्स्ट विटामिन की नीड होती है। ये फर्स्ट विटामिन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जिस विटामिन की डिस्कवरी हुई थी वो विटामिन सी ही कहलाता है। तो ये थोड़ी सी चीज आपको याद रखना है। अब इसके अलावा कुछ और चीजें दी हैं, जरा मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नेम है, और पायरिडॉक्सिन जो विटामिन B6 का नेम है, इसकी कमी से एनीमिया भी होता है। मतलब विटामिन B6 की कमी से एनीमिया भी होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहते हैं, और साइनोकोबालामिन मतलब विटामिन B12 हमेशा याद रखेंगे आप, प्लांट में एब्सेंट होता है, पादपों में कभी नहीं पाया जाएगा। याद रखेंगे साइनोकोबालामिन। नियासिन और निकोटिनामाइड, याद रखेंगे नियासिन और निकोटिनामाइड विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है। और विटामिन B3 नियासिन और निकोटिनामाइड की वजह से जो प्रॉब्लम पर्सन को होती है उसको कहते हैं 4D सिंड्रोम। और 4D सिंड्रोम जो होता है, याद रखेंगे, इसी को दरअसल में कहते हैं हम त्वचा दाद। तो त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम किस विटामिन की वजह से होता है? आंसर है विटामिन B3। कई बुकों में दिया है कि विटामिन B3 की कमी से त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम, या जिसको हम कहते हैं पेलेग्रा, ना होकर विटामिन B5 की लैक से होता है। एकदम गलत स्टेटमेंट है। विटामिन B3 की लैक से ही पेलेग्रा, 4D सिंड्रोम और त्वचा दाद, ये एक ही वर्ड है, होता है, विटामिन B5 की कमी से नहीं। अब इसके जस्ट बाद राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मतलब नेशनल न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये सेंटर उस जगह पर है जहां पर इसरो का एक सेंटर है जिसका नाम है NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जहां पर है वहीं पर राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान या नेशनल न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर भी है। अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत ताकि गर्भवती महिलाएं और उनके बच्चों को कुपोषण की समस्या से बचाने के लिए, दोनों वक्त का भोजन मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित, स्पेशली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है, इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। चलते हैं आगे। अब देखिए, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट सबसे मैक्सिमम प्रेजेंट है? यहां जो मेन चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहां एलिमेंट पूछा है, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा उपस्थित है। अगर मैं पूछता मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा यौगिक उपस्थित है, कंपाउंड उपस्थित है, तो नो डाउट वाटर इज द राइट आंसर। लेकिन इस बार देखिए वाटर कंपाउंड है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो निश्चित रूप में जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। सही है क्या?
बिल्कुल, अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आप H2O मेंशन करते हैं, जैसे हमारे शरीर में सबसे ज्यादा 65% क्या चीज अवेलेबल है, देख लीजिए, जल अवेलेबल है। जल कौन सी चीजों से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कितनी होगी? 65। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है इस क्वेश्चन में कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन अवेलेबल होता है? जल, लेकिन जल कंपाउंड है। तो फिर जल में कौन सी 2 चीजें हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को कई लोग टिक कर देते हैं, जबकि हाइड्रोजन में देखिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं प्राण वायु। और याद रखेंगे ऑक्सीजन जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन के खोजकर्ता का नाम किसी को पता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑक्सीजन के खोजकर्ता का नाम क्या है? हालांकि ऑक्सीजन नाम जिसने दिया था मैं वो बता देता हूं, एंटोनी वॉन लेवोशियर, जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माने जाते हैं। इसके अलावा अब जो चीजें आप देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, यूनिवर्स में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा 71% के साथ अवेलेबल है वो है हाइड्रोजन। ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में अगर कोई सजीव है, इस दुनिया में कोई निर्जीव है, मतलब इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड, जितने भी मिक्सचर आपको मिलेंगे, ज्यादातर उनमें जो तत्व कंपलसरी होगा ही होगा, जिसके मिलने का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, वो होता है कार्बन। इसलिए कार्बन के लिए वर्डिंग यूज की जाती है यूनिवर्सल एलिमेंट। तो प्रकृति की सजीव और निर्जीव चीज में जो चीज हो सकती है सबसे ज्यादा मात्रा में, निश्चित रूप में वो क्या होगा? वो होगा कार्बन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयोडीन की प्राप्ति किस शैवाल से होती है? तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो आंसर आपने याद कर रखा है वो तो इन 4 में मैं कहीं भी नहीं मिल रहा। यही ब्लफ आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चला रहे हैं। दरअसल में आप इस आंसर को ढूंढ रहे थे। लेमिनेरिया को केल्प कहा जाता है, और लेमिनेरिया केल्प जो है ये दरअसल में क्या है? एक एल्गी है, एक शैवाल है जो ब्राउन एल्गी में आती है। तो याद रखेंगे समुद्र में जो ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया होती है, जिसे हम केल्प कहते हैं, इसी से निकाला जाता है पोटेशियम आयोडाइड। लेमिनेरिया को गर्म करके पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड को जब NaCl के साथ मिक्स कर दिया जाता है तब बनता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, मतलब आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए जल्दी से बता दीजिए कौन सी एल्गी का हम यूज करते हैं? तो आंसर है लेमिनेरिया या केल्प का यूज करते हैं। अब इसी में जो बाकी ऑप्शन छूट गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पे एक एल्गी का नाम दिया है जिसे कहते हैं क्लोरेला। क्लोरेला दरअसल में एक ऐसी शैवाल है जो यूनिसेलुलर एल्गी है, एक कोशिकीय शैवाल है। और ये एक कोशिकीय शैवाल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जब भी स्पेस रिसर्च की एक्टिविटी के लिए एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो अपने साथ एज अ फूड मटेरियल के रूप में वो क्लोरेला एल्गी को लेकर जाते हैं, ताकि स्पेसशिप में फूड की उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्पेस रिसर्च में जब भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं, जब भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो अपने साथ वो क्लोरेला
एल्गी को लेकर जाते हैं। क्लोरेला एल्गी में रिच अमाउंट प्रोटीन और रिच अमाउंट क्या होता है, विटामिन होते हैं, और इनको खाते ही व्यक्ति को क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, मतलब पोषण मिल जाता है। और साथ ही साथ में क्लोरेला का एक और एडवांटेज ये है कि क्लोरेला का जितना वेट होगा इससे 5 टाइम मोर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसमें होती है। तो यदि आप 20 केजी क्लोरेला को लेकर जाते हैं स्पेस में, तो इसका मतलब है कि आप 100 केजी वाटर भी ले जा रहे हैं स्पेस में। तो जैसे ही आपने क्लोरेला का बाइट कट किया तो आपको न्यूट्रिशन भी मिल गया और आपको वाटर भी इससे मिल जाता है। इसी तरह से एक आप ये देख रहे होंगे एल्गी जिसको कहते हैं सिफ्ल्यूरॉन। तो सिफ्ल्यूरॉन की वजह से रेड रस्ट डिसीज ये टी लीव्स में होता है। शैवाल के द्वारा होने वाला एक रोग है, याद रखेंगे, लाल किट रोग। और लाल किट रोग जिसको कहते हैं रेड रस्ट डिसीज ऑफ टी, याद रखेंगे ये एक एल्गी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। और उस एल्गी का नाम क्या है, सिफ्ल्यूरॉन। एक शैवाल है जिसका नाम है डाइटम। जो वेल है, पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि वेल मछली नहीं है। दरअसल में वेल जो है वो मैमल्स है, मतलब स्तनधारी है, हमारी और आपके जैसे है। जैसे हमारे पास हार्ट एक होता है, उसमें 4 चेम्बर होते हैं, हमारे पास में लंग्स होता है, लेडीज के पास में बच्चे के बर्थ के लिए यूट्रस होता है। तो हम मैमल्स में जो खूबियां हैं सेम टू सेम वही खूबी होती है वेल मछली में। इसी वजह से वेल नॉट अ फिश या वेल फॉल्स फिश है। असल मायने में वेल की कैटेगरी जो है वो हम ह्यूमंस के जैसी है, अर्थात मैमल्स। तो वेल स्तनधारी या मैमल्स का सबसे फेवरेट फूड मटेरियल क्या है, एक एल्गी है जो रेड एल्गी में कंसीडर होती है, नेम है डाइटम। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचानना है। तो चलिए देखते हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। मैं भी आपके साथ में मदद करता हूं रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचानने में। विटामिन डी का फॉर्मेशन सन रेस की अल्ट्रा वायलेट रेस से होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट रे के रेडिएशन जो हैं उनके डिस्कवरर का नाम है डब्ल्यू रिटर। पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता डब्ल्यू रिटर हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो विटामिन डी बनता है, याद रखेंगे, विटामिन डी जो बनता है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बनता है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बनता है हमारी स्किन में, और विटामिन डी बनता स्किन में है, लेकिन फाइनली स्टोर्ड जो होता है वो कहाँ होता है, हमारी बोन्स में। मतलब विटामिन डी की जो फॉर्मेशन साइट है, विटामिन डी का जो निर्माण स्थल है, फॉर्मेशन साइट, वो स्किन होती है। एर्गेटोस्टेरोलिक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो दरअसल में बोन के अंदर जैसे ही एंट्री लेगा विटामिन डी बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट राइट है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज है विटामिन के की फॉर्मेशन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक कोलोन सेगमेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब बड़ी आंत में एक भाग होता है कोलोन, वहां एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया ही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन सेगमेंट में विटामिन के फॉर्म करता है। एकदम सही है ये चीज। विटामिन के को अब ध्यान से सुनेगा, विटामिन ई को, सॉरी यहाँ ई है, विटामिन ई को एंटी स्टरलिटी विटामिन कहते हैं, बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं। एग्जैक्टली एकदम क्लियर स्टेटमेंट है ये। सी एकदम क्लियर है और बी एकदम क्लियर है। अब चलते हैं डी की तरफ। विटामिन बी12 में सल्फर पाई जाती है, बिल्कुल गलत। विटामिन बी12 में कोबाल्ट मेटल पाई जाती है, और विटामिन बी7 में सल्फर पाया जाता है। ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। हालांकि ये चीज आपको तो पता होगी ही होगी कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट मेटल पाई जाती है, और इसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के थ्रू कंफर्म करते हैं। इसी तरह से विटामिन बी7 में, जिसका नाम होता है, विटामिन बी7 का नाम बायोटिन होता है, हेयर फॉल के लिए बेस्ट होती है ये चीज। तो विटामिन बी7 में एक नॉन मेटल पाई जाती है जिसका नाम है सल्फर। मतलब
सल्फर जो है वो एक अधातु है, एक नॉन मेटल है, और कोबाल्ट जो है वो एक धातु है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन B12 में कौन सी धातु, कोबाल्ट, विटामिन B7 में कौन सी नॉन मेटल, आंसर है सल्फर। और सल्फर का एक मॉलिक्यूल सल्फर के 8 एटम्स के मिलने से बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए कि विटामिन B12 में सल्फर नहीं कोबाल्ट होता है, और विटामिन B7 में कोबाल्ट नहीं सल्फर होता है। अब जो सामने आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है कि सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है या किसी सेल में कितना % जल होता है। तो सेल में जो जल होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कि सेल में एक सेल यदि 100% है तो 100% सेल में 80% जो है वो वाटर होता है, 65% वाटर ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पाई जाती है, वाटर। 90% जो वाटर होता है ये ब्लड में पाया जाता है, और ब्लड के 2 सेगमेंट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। रियल में प्लाज्मा में पाया जाता है। एक गिलास पानी पीने से हमको किसी तरह की कोई एनर्जी मिलती है क्या, बिल्कुल नहीं। एनर्जी हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट और फैट से। एक गिलास पानी पीने से हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि पानी एनर्जी का सोर्स ही नहीं है। याद रहेगा कि जो जल होता है वो कैलोरी फ्री होता है, मतलब किसी प्रकार की कोई भी ऊर्जा हमको नहीं मिलती है पानी के पीने से। अगली चीज है, कौन सा एंजाइम दूध की कैसीन प्रोटीन को ठोस कैल्शियम पराकैसिनेट में परिवर्तित कर देता है। मतलब विच ऑफ द एंजाइम कन्वर्ट मिल्क कैसीन प्रोटीन टू कैल्शियम पराकैसिनेट। तो आपने कभी ना कभी ऐसा सुना होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो मदर मिल्क को इनटेक करते हैं, तो मदर मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है। और कैसीन प्रोटीन पर एक एंजाइम काम करता है जो स्टमक से रिलीज होता है, आमाशय से स्रावित होता है, रेनिन एंजाइम। और रेनिन एंजाइम ही, अब मैं यहाँ चीज लिख दे रहा हूं ताकि आपको चीज एकदम क्लियर रहे, कि मिल्क में जो कैसीन प्रोटीन होती है, तो मिल्क की कैसीन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम, सॉलिड कैल्शियम पराकैसिनेट या ठोस कैल्शियम पराकैसिनेट, या इसी को हम बोल सकते हैं दही, या इसी को हम बोल सकते हैं दूध के थक्के में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि दही या दूध के थक्के ही कहलाते हैं कैल्शियम पराकैसिनेट। तो जल्दी से बता दीजिए, मदर मिल्क को इनटेक किया था बच्चे ने, मतलब दूध को अपने अंदर इनटेक किया था, दूध से क्या बन गया, ठोस कैल्शियम पराकैसिनेट मतलब दही। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आप बोलेंगे दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है रेनिन। याद रहेगा ये चीज ऐसा। अब इसके जस्ट बाद और बाकी जो चीजें हैं जरा उनको भी देख लेते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। जो जाइमीज एंजाइम है, कहां पाया जाता है जाइमीज एंजाइम, फटाक से बताइए जरा जल्दी से, जाइमेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो जाइमेज एंजाइम जो है ये यीस्ट में पाया जाता है, और जाइमेज को ही वर्ल्ड फर्स्ट एंजाइम कहते हैं। मतलब सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा है, तो सबसे पहले खोजा गया एंजाइम जो है वो जाइमेज है। और जाइमेज एंजाइम जो है, याद रखेंगे, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करके देता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है।
तो कभी भी लाइफ में आप अगर ऐसा वर्ड सुनते हैं कि प्रोटीन का पाचन, तो मेरे को 100% कंफर्म होगी चीज कि आप जानते हैं प्रोटीन के पाचन का मतलब होता है कि जो भी आपने प्रोटीन खाई है, जैसे आपने सोयाबीन खाया, आपने मिल्क रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खाया, तो वो एमिनो एसिड में ब्रेक करता है पेप्सिन एंजाइम, और पेप्सिन एंजाइम स्टमक के गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होता है। मतलब पेप्सिन एंजाइम जो है वो आमाशय के जठर रस से स्रावित होता है। रेनिन एंजाइम भी याद रखेंगे, ये दोनों के दोनों एंजाइम जो है पेप्सिन और रेनिन, ये आमाशय के मतलब स्टमक के गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस में पाए जाते हैं। इस तरह से मानव द्वारा खोजा गया पहला हार्मोन कौन सा है? देखिए, मानव के द्वारा खोजा गया पहला एंजाइम कौन सा है? तो मानव के द्वारा खोजा गया पहला एंजाइम है जाइमीस। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन के द्वारा डिस्कवर्ड फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, तो ह्यूमन के द्वारा डिस्कवर्ड फर्स्ट हार्मोन जो है वो है सेक्रेटिन। और सेक्रेटिन छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम से रिलीज होता है। तो छोटी आंत का एक पार्ट होता है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसमें से सबसे पहला भाग होता है डिओडिनम, और डिओडिनम से ही रिलीज होता है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन ब्लड में मिलेगा और पेंक्रियाज अग्नाशय पर पहुंचेगा, और अग्नाशय को अग्नाशयी रस निकालने के लिए बोलेगा। मतलब जिसे आप कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, जिसे आप कहते हैं अग्नाशयी रस, इसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं पूर्ण पाचक रस। तो अग्नाशयी रस या पूर्ण पाचक रस सही से निकले, ये फंक्शन है सेक्रेटिन का। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये आपके शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए डिसाइडिंग फीचर वाला होता है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है जो थायराइड कहलाती है। और चूंकि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन से हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, थायराइड ग्रंथि की वजह से होती है। इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन जो ग्रंथि से निकलता है थायराइड, उसे टेम्पो ऑफ लाइफ कहते हैं या एक्सीलरेटर ऑफ लाइफ कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है, इससे तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लव हार्मोन किसे कहते हैं? मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसे कहते हैं? मतलब दुग्ध प्रेरक हार्मोन किसे कहते हैं? दुधारू पशुओं को दूध के ज्यादा से ज्यादा दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन होते हैं, जो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन पिटोसिन कहलाता है। इसी तरह से ऑक्सीटोसिन जो है ये गर्भाशय की भित्ति को संकुचित करता है, यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बच्चे का बर्थ इजीली हो सके। इसलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, बर्थ हार्मोन रिलैक्सिन को भी कहते हैं, लेकिन रिलैक्सिन का काम एक हड्डी को प्यूबिस सिम्फाइसिस को सॉफ्ट बनाना होता है। मतलब एक हड्डी को सॉफ्ट बनाकर बच्चे का बर्थ कराता है रिलैक्सिन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपने कभी ना कभी तो जो कि ओवरी अंडाशय से एक कॉर्पस ल्यूटियम नाम की संरचना होती है, वहां से रिलीज होता है रिलैक्सिन। और जो ऑक्सीटोसिन होता है ये प्यूस ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। एडीएच हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एडीएच हार्मोन को वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन की यदि आपके शरीर में कमी हो जाएगी, एडीएच हार्मोन की या वैसोप्रेसिन की यदि आपके शरीर में कमी हो जाएगी, तो जो किडनी होती है
ये किडनी वो अंग होता है जिस पे एडीएच हार्मोन नियंत्रण रखता है, कंट्रोलिंग रखता है। तो किडनी जरूरत से ज्यादा पानी निकाल देगी, और जरूरत से ज्यादा पानी यदि निकल गया तो आपको जिस समस्या का सामना करना पड़ेगा वो होगा वाटर लॉस। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निर्जलीकरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, किडनी पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, और यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में एडीएच की मात्रा हमेशा ही कम रहे तो वो एक समस्या से ग्रसित हो चुका है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो ये समस्या है इसका संबंध एक हार्मोन से है जिसका नाम है एडीएच। और एडीएच हार्मोन की यदि कमी हो गई किसी व्यक्ति में तो फिर वो डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की किडनी सही से काम नहीं करेगी, बार बार वो यूरिन जाएगा, फिर जैसे ही वहां से आएगा तो फिर पानी पिएगा। मतलब पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया आर द मेजर सिम्टम फॉर डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट के लिए। अभी आप ये सब भूल जाइए, मेन चीज याद रखेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस जो डायबिटीज का सेकंड टाइप होता है वो एक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है जिसका नाम एडीएच है। तो इस तरह से ये चीज आपको कंफर्म हो गई कि ह्यूमन के द्वारा डिस्कवर्ड कौन सा हार्मोन है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहां कुछ डिसऑर्डर आपके सामने दिए हैं, कुछ रोग आपके सामने दिए हैं, देखते हैं आप लोग किसे सही करते हैं। अगर फास्फोरस की कमी हो जाए, है ना, तो हाइपोकैलेमिया रोग होता है, क्या ये सही है? आयरन की कमी हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया रोग हो जाता है। यदि रक्ताल्पता कम हो जाए तो, या रक्ताल्पता मतलब एनीमिया सोडियम की कमी से होता है, और ब्लड क्लॉट के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही विकल्प जो है वो ये है, ब्लड क्लॉट में, रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल में ब्लड क्लॉट में 13 फैक्टर मदद करते हैं। तो 13 फैक्टर में से जो खनिज ब्लड क्लॉट के लिए उत्तरदायी होता है उसका नाम है कैल्शियम। ब्लड क्लॉट की समस्या, ब्लड क्लॉट के लिए जो विटामिन उत्तरदायी होता है, जब आपको चोट लग जाती है तो उस जगह पर कौन सा विटामिन आएगा? विटामिन के, नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। यदि आपसे कोई पूछे कि ब्लड क्लॉट के लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ब्लड क्लॉट के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है उसका नाम है फाइब्रिनोजन। और ब्लड क्लॉट के लिए एक सेल भी रिस्पॉन्सिबल होती है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स वही डेंगू में जिसका नंबर कम हो जाता है। तो कौन सी रक्त कोशिका जो है वो रुधिर स्कंदन में हेल्प करती है? तो आपको ये चारों वर्डिंग याद रखनी है कि रुधिर स्कंदन में 13 फैक्टर मदद करते हैं, जिनमें से 4 खनिज, विटामिन, प्रोटीन, रक्त कोशिका कौन कौन है ये याद रखना है। अब थोड़ी मैं आपको इसकी सच्चाई बता दूं जरा जल्दी से। एनीमिया रोग, रक्ताल्पता रोग सोडियम की वजह से नहीं होता, ये आयरन की कमी से होता है। मतलब आयरन की यदि किसी व्यक्ति में कमी है तो एनीमिया रोग होगा। हाइपोनेट्रीमिया आयरन की कमी से नहीं होता, सोडियम की कमी से होता है। यदि आपके शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो फिर आपकी मसल्स काम नहीं करेंगी सही तरीके से, ये कहलाता है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है शरीर में, याद रखेंगे, शरीर में सोडियम की लैक, सोडियम की कमी, जिससे मांसपेशियां अपना काम नहीं कर पाती हैं। लेकिन हाइपोकैलेमिया रोग फास्फोरस की वजह से नहीं, पोटेशियम की वजह से या पोटेशियम की कमी की वजह से होता है। तो यदि आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो गई है, और यहाँ शरीर का मतलब आपके हृदय में, तो आपके हृदय में यदि पोटेशियम की कमी हो गई है तो आपका हार्ट धीरे धीरे फंक्शनिंग करेगा,
और आपका हार्ट धीरे धीरे फंक्शनिंग करेगा, मतलब हाइपोकैलेमिया। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे कि हाइपोकैलेमिया का संबंध फास्फोरस से नहीं, पोटेशियम से है। आपकी मसल्स जो हैं वो, शरीर का मतलब यहाँ मसल्स हैं, मांसपेशियां सही से काम नहीं करेंगी सोडियम की कमी से, तो वो समस्या हाइपोनेट्रीमिया है। रक्ताल्पता मतलब ब्लड की कमी आयरन की वजह से होती है। और कौन सा खनिज ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है ये मैं आपको बता चुका। रक्ताल्पता किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये चीज मैंने आपको शायद कभी ना कभी तो बताई है। अगर नहीं बताई तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निश्चित रूप में जो भी कर रहे हैं, तो जिनका कहना है, ध्यान से सुनेंगे, जिनका कहना है विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता नहीं, घातक रक्ताल्पता की समस्या उत्पन्न होती है। और घातक रक्ताल्पता का मतलब होता है परनीसियस एनीमिया। और परनीसियस एनीमिया या घातक रक्ताल्पता मतलब जब आरबीसी मैच्योर होने से पहले ही दम तोड़ दे। तो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है 120 डेज। आरबीसी मैच्योर होगी आफ्टर 60 के बाद। तो जब आरबीसी मैच्योर नहीं होती, मतलब 60 डेज के पहले यदि आरबीसी रेड बोन मैरो में मरने लगे, 60 दिन के पहले यदि आरबीसी मरने लगे स्प्लीन में जाकर, तो यही है परनीसियस एनीमिया। इसी को कहते हैं घातक रक्ताल्पता। और घातक रक्ताल्पता किसकी वजह से होती है? विटामिन B12 की वजह से। तो जो लोग क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे डी, आप देख लीजिए, मैंने आपसे ये पूछा है रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है, मैंने ये नहीं पूछा घातक रक्ताल्पता। तो डी वाले क्लियर हो गए। अब सबसे खतरनाक चीज, विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। सपनों को याद रखने में यह विटामिन मदद करता है। तो पायरिडॉक्सिन जो विटामिन है, मतलब विटामिन B6, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, ये आप याद रखेंगे। और विटामिन B9 ये कहलाता है फॉलिक एसिड। तो विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी से भी कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जिसे हम एनीमिया बोलते हैं वही हिंदी में कहलाता है रक्ताल्पता। मतलब रक्ताल्पता किस विटामिन की कमी से होता है? तो सी इज द राइट आंसर। B6 एंड B9 दोनों, मतलब बोथ। कौन सा खनिज आयरन के अवशोषण को आसान बनाता है? आपको ये तो ऑलरेडी पता होगा, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो जब भी आपके शरीर में एनीमिया होगा, आयरन की कमी होगी, डॉक्टर आपको हेमेटोनिक दवाएं देगा। उन दवाओं के साथ यदि आप एक विटामिन और ले लेते हैं तो आप बिलीव करिए, आप एनीमिया की समस्या से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अब दरअसल में ये जो क्वेश्चन लिखा है कि कौन से मिनरल के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन इजी, मतलब कौन सा विटामिन आयरन को इजी एब्जॉर्ब कराता है बॉडी के इनसाइड में। तो बस आपको दो चीजें याद रखनी है। आप लाइफ में कभी भी ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे तो आप बना लेंगे। कैसे क्वेश्चन? ध्यान से सुनेंगे। आयरन के एब्जॉर्प्शन को विटामिन C आसान बनाता है। मतलब जब भी आपके बॉडी में आयरन की लैक हो तो आप कौन सी चीज लेंगे तो आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होगा आयरन? विटामिन C। इसी तरह से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को विटामिन D आसान बनाता है। मतलब जब भी आपके बॉडी में कैल्शियम की लैक हो, जब भी आपके बॉडी में कैल्शियम की लैक हो, मतलब आपके दांतों में पानी लगने लगे, हड्डियां दर्द करने लगी, मतलब जब भी कैल्शियम की कमी होगी तो आपको कौन सी चीज लेनी चाहिए? विटामिन D लेना चाहिए। बस आप अगर ये दो पॉइंट याद रखते हैं तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे कि खनिज आयरन के एब्जॉर्प्शन को कौन सा विटामिन इजी बनाता है। तो आप अच्छे से देखिए, आयरन के एब्जॉर्प्शन को विटामिन C आसान बनाता है, जबकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को विटामिन D आसान बनाता है।
विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं, जिसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं, जिसे एंटी स्टरलिटी विटामिन कहते हैं, सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन है विटामिन ई, और साथ ही साथ नपुंसकता या बांझपन रोधी विटामिन भी है विटामिन ई। जबकि विटामिन के की यदि हम बात करें तो विटामिन के क्या कहलाता है, याद रखेंगे, विटामिन के को एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं, रक्त स्त्राव रोधी विटामिन कहते हैं, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कहते हैं। इस तरह से। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का वो हम देखते हैं, इसके बाद पार्ट 2 में हम जो भी छूटेगा उसको हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज किस खनिज की कमी से होता है, तो ध्यान से सुनेगा। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों में छेद हो जाना। तो यदि हड्डियों में छेद होने लगते हैं तो रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो का नंबर कम होगा, जिससे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का नंबर कम होगा। अब आप ध्यान से सुनिए जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हड्डियों में छेद होना ये प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस समस्या एक विटामिन की कमी से होती है। आप सामने देख रहे होंगे मैं किसके सामने लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, आंसर है विटामिन डी। कैल्शियम एक खनिज होता है और कैल्शियम खनिज सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है, और अभी हमने देखा कि ब्लड क्लॉट में भी कैल्शियम हेल्प करता है ना। तो यदि आपके शरीर में खनिज कैल्शियम की कमी होगी तो भी आप खुद देखिए आपके हड्डियों में पोर बनेंगे। और यही तो पूछा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस खनिज की लैक से होता है, किस मिनरल की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम। एक और चीज, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से 95% फीमेल अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम के साथ साथ में जो एस्ट्रोजन होता है जिसे कहते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन या जिसे कहते हैं नारी विकास हार्मोन, और ये नारी विकास हार्मोन एस्ट्रोजन जो है ये अंडाशय से या अंडाशय मतलब ओवरी में एक ग्रेफियन फॉलिकल संरचना होती है, और ग्रेफियन फॉलिकल संरचना के अंदर, जैसे अंडाशय के अंदर ये ग्रेफियन फॉलिकल संरचना है, तो ग्रेफियन फॉलिकल संरचना के अंदर जो ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ये एक सेल है, इनको कहते हैं थीका इंटरना। तो ये जो थीका इंटरना सेल्स होती हैं, याद रखेंगे, थीका इंटरना जो कोशिकाएं होती हैं यही एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती हैं। मतलब कहने का हुआ ये कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन है और ये हार्मोन की कमी भी महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस समस्या का कारण है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस समस्या विटामिन की वजह से भी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस समस्या खनिज की वजह से भी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस समस्या हार्मोन की कमी से होती है। तो हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। खनिज कौन सा है? कैल्शियम। विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। याद रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप खुद देख लीजिए कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस मिनरल्स की लैक से होता है। आंसर है कैल्शियम। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या का यदि पता लगाना है तो डॉक्टर एक टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम है BMD टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। हिंदी में इसको कहते हैं अस्थि खनिज घनत्व टेस्ट। तो अस्थि खनिज घनत्व टेस्ट से आप देखिए जरा बीच में एक वर्ड आ रहा होगा खनिज। खनिज का मतलब होता है मिनरल्स। तो आपकी बोन में कैल्शियम का लेवल कितना कम हो चुका है, इससे BMD की कंफर्मेशन करके ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देते हैं डॉक्टर। सो अब अगर कभी आपसे कोई पूछे कि BMD टेस्ट किसके लिए होता है, बोन के लिए होता है, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस कौन कौन सी चीजों की कमी से होता है, तो 3 चीजें हैं, एक विटामिन, एक मिनरल्स और एक हार्मोन। अब आप बता पाएंगे।
तो आज अपने सेशन को हम करते हैं यहीं एंड। जब हम आगे मिलेंगे तो इसके बाद के कंटिन्यू क्वेश्चन डिस्कस करके और न्यूट्रिशन को कंप्लीट हम पैक कर देंगे। तो आप में से ज्यादातर लोग जिन्होंने, अगर मैंने 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, यदि आपके 15 के ऊपर राइट आंसर है, 15 क्वेश्चनों को आपने एग्जैक्टली करेक्ट किया है, तो आप बिलीव करिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जिन लोगों ने 10 के ऊपर क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, थोड़ा सा और जोर लगाना है आपको। और जो लोग 10 से सही नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन, वो लोग थोड़ा जल्दी से अपने आप को बूस्ट करिए। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रीलिम्स है ना आपसे छूट जाए। तो जो लोग 15 प्लस हैं, बेस्ट विशेस। जो लोग 10 प्लस हैं, थोड़ी सी और मेहनत। और जो 10 से कम हैं, वो जल्दी से ऑन रोल आइए, क्योंकि आपसे बहुत आगे कुछ लोग निकल चुके हैं। तो इसी तरह से हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते रहेंगे। आप प्लीज इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहिएगा, एक बार देख लीजिएगा, और जो डाउट हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उस डाउट को फुलफिल कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।